मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसी बहू मेरे लिए ढूंढी है जैसी मुझे चाहिए थी। अब इतनी अच्छी बहू पाकर मैं इस रिश्ते के लिए मना कैसे कर सकती हूँ। बहन, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप जैसा अमीर परिवार मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। अमीर दीपक और गरीब शीला एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए उन दोनों की फैमिली हंसी खुशी उनके रिश्ते को अपना लेती है और बहुत जल्द शीला की शादी दीपक से हो जाती है। पर शादी में शीला की अमीर सहेली बबीता की नजर अर्पित पर पड़ती है और वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बबीता, क्या चल रहा है आजकल? तू मेरे देवर के साथ बहुत बातें करती है। मैंने कल भी तुम दोनों को एक साथ घूमते हुए भी देखा था। मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, अब क्या तू अपनी दोस्त को भी नहीं बताएगी? शीला, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, बस मौका ही नहीं मिला। मैं और अर्पित एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मैंने सुना है कि तेरी सास गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहती है, ना कि मेरी जैसी अमीर लड़की को। अब सब कुछ तेरे ही हाथों में है, अब तू ही मुझे अपनी देवरानी बना सकती है। बबीता, तूने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई? अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो आज तू मेरी देवरानी होती। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी बात भी नहीं डालेंगी। मैं आज ही तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। शीला और बबीता बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब शीला को पता चलता है कि उसकी अमीर दोस्त बबीता अर्पित को पसंद करती है तो वो घर में अर्पित और बबीता की शादी की बात करती है और बहुत जल्द अर्पित और बबीता की भी शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब बबीता की पहली रसोई होती है, अब मैं तेरी दोस्त से पहले तेरी जेठानी हूँ और तू इस घर की बहू मेरी वजह से बन पाई है। अगर मैं ना होती तो तेरी शादी भी ना होती, क्योंकि माँ जी को अमीर घर की लड़की नहीं बल्कि गरीब घर की लड़की चाहिए थी, याद है ना? जेठानी जी, शुक्रिया मुझ पर एहसान करने के लिए। अब बताइए मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? दोनों सहेलियां हंसी मजाक करती हैं और बबीता अपनी पहली रसोई करती है। पर यह सब कुछ जब काजल देखती है तो वो उन दोनों की दोस्ती से जलने लगती है। ये गरीब खुद को समझती क्या है, कितनी खुश है, पर मैं इसे अपने घर में ज्यादा दिन रुकने नहीं दूंगी। इस गरीब को अब इस घर में इसकी भी अमीर दोस्त ही निकालेगी। बहुत खुश है ना अमीर गरीब दोस्त एक ससुराल में आकर। अब मैं इस गरीब से इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी और एक दिन ये खुद पछताएगी अपनी अमीर दोस्त को इस घर की बहू बनाकर। काजल एक बड़े घर से थी, इसीलिए काजल नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी गरीब घर की हो। काजल के लाख मना करने पर भी सुमित्रा नहीं मानी थी और दीपक की पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा देती है। और जब इस बारे में काजल के दोस्तों को पता चलता है तो वो बहुत काजल का मजाक बनाते हैं। बस यही वजह होती है कि काजल अपनी गरीब भाभी से नफरत करती थी। दिन गुजरते हैं और एक दिन, बबीता, मैंने गैस पर खाना रख दिया है, उसे देखते रहना जब तक मैं बाहर से सब्जियां लेकर आ रही हूँ। हाँ शीला, क्यों नहीं? खाने की जिम्मेदारी शीला बबीता पर छोड़कर बाहर चली जाती है और इसी बीच काजल बबीता को अपने कमरे में बुला लेती है। भाभी, आप असाइनमेंट बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। काजल, गैस पर सब्जी रखी है, मैं बाद में तुम्हारी मदद करूं? भाभी, वो मैं देख लूंगी, आप प्लीज पहले थोड़ा काम करवा दो। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आप क्यों अपनी जेठानी के काम करती रहती हैं? शादी के बाद वो आपकी दोस्त नहीं बल्कि जेठानी बन चुकी है। अब आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो काजल? भाभी, आप बहुत भोली हैं, पर आपकी गरीब दोस्त बहुत चालाक है। आप नहीं जानती, पर गरीब घर की लड़कियां हम अमीरों की खुशियों से जलती हैं। शादी से पहले जब घर में पता चला कि अर्पित भैया आपसे शादी करना चाहते हैं तो भाभी शादी के खिलाफ हो गई थी। माँ के कान भरने लगी थी। वो फिर मैंने भैया का पूरा साथ दिया और मेरे समझाने पर माँ इस रिश्ते के लिए मानी थी, वरना आपके उस गरीब दोस्त ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी आपको इस घर की बहू ना बनने देने की। इस तरह काजल न सिर्फ बबीता को भड़काती है बल्कि उसे अपने पास रोक लेती है, जिस वजह से गैस पर रखा खाना जल जाता है और जले हुए खाने की महक से पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। इस घर में मेरी दो बहू हैं, पर लगता है किसी से काम नहीं होता। बड़ी बहू खाने की जिम्मेदारी तेरी थी ना, तो फिर सारा खाना कैसे जल गया? बबीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि खाना देखने के लिए, फिर खाना कैसे जला? माना कि तुम्हें कुछ काम नहीं आता, पर जितना मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उतना तो सीखो। अब तुम अपने अमीर मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो। अगर अब घर की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी तो बहू की जिम्मेदारी कब समझोगी? बबीता, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक छोटी सी गलती पर सब बबीता को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उसे अपनी नंद की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो सबसे नाराज हो जाती है और अब वो अपनी दोस्त से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बबीता, अब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इसलिए अगर मैं कभी तुम्हें डांट दूं तो बुरा मत मानना। वैसे मैं कपड़े धोने जा रही थी तो तुम बर्तन साफ कर लोगी ना?
मैं तुम्हारी देवरानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और तुम जैसी गरीब लड़की का ऑर्डर मैं कभी नहीं मानने वाली। और वैसे भी शाम के बर्तन तुम्हारे हैं, तुम खुद धो। बबीता शीला को सुनाकर वहां से चली जाती है। बबीता का बदला रूप देखकर शीला को बहुत बुरा लगता है और इसी तरह अब हमेशा कविता शीला से उखड़ी उखड़ी रहती है और उसे हमेशा गरीब होने का ताना देती है। वैसे तुम बहुत खुश होती होगी ना, कहाँ तुम गरीब घर की लड़की इतने बड़े घर की बहू जो बन गई। बबीता सोच समझ कर बोलो, वो तुम्हारी दोस्त के साथ साथ मेरी बीवी भी है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अगर आप अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे भैया तो मैं भी नहीं सुनूंगा। आप भी सोच समझकर मेरी बीवी से बात कीजिए। आप चुप हो जाइए जेठ जी, अब ये मेरी दोस्त नहीं है। बबीता अपने पति के साथ मिलकर अपनी गरीब जेठानी को ताने देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किसी काम से शीला अपने मायके के लिए निकल जाती है तो वहीं सुमित्रा काजल को अपनी दोस्त से बात करते हुए देखती है। यार मेरा मजाक बनाना बंद कर, वो गरीब मेरी भाभी नहीं है। आज वो सिर्फ 4 दिन के लिए अपने मायके गई है, पर तू देखना बहुत जल्द उसके अमीर दोस्त उसे हमेशा के लिए घर से धक्के मार के निकाल देगी। मैंने तो दोनों दोस्त के बीच में ऐसी दरार डाली है कि अब तो मेरे दोनों भैया भी आपस में लड़ाई करते हैं। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। ये सब कुछ तेरा किया हुआ है। अगर तूने उन दोनों सहेलियों के बीच में दरार खत्म नहीं करी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। आने दे बड़ी बहू को, तू खुद अपना सच सबके सामने कबूल करेगी और सबसे अपनी गलती की माफी भी मांगेगी। जहां सुमित्रा को अपनी बेटी का सच पता चल जाता है तो वहीं जैसे ही शीला अपने मायके पहुंचती है तो वो देखती है कि बबीता के पिता को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद वो अपने घर न जाकर बबीता के माता पिता को अस्पताल ले जाती है क्योंकि बबीता के माता पिता के पास शीला के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए शीला को टाइम ही नहीं मिलता और वो अकेली हॉस्पिटल के चक्कर काटती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं पर शीला सही से सो भी नहीं पाती और जब बबीता के पिता होश में आते हैं तो वो शीला से कहते हैं, बेटी, मेरी बेटी भी मेरे लिए इतना कुछ न कर पाती जितना तुमने किया है, पर मेरी बबीता कहाँ है? एक बार उसे बुला ले। हाँ अंकल, मैं अभी बुलाती हूँ। शीला बबीता को बुलाती है। थोड़ी देर बाद बबीता हॉस्पिटल आकर अपनी आंखों से शीला को अपने पिता की सेवा करते हुए देख हैरान रह जाती है। वैसे तो ये ससुराल में मेरा बुरा चाहती है और यहाँ मेरे पिता का इतना ख्याल रख रही है, आखिर ये चाहती क्या है? इतना सब कुछ होने के बाद भी बबीता शीला से बात नहीं करती और 2 दिन बाद दोनों अपने ससुराल जाती हैं और जैसे ही दोनों दोस्त अपने ससुराल जाती हैं काजल अपनी दोनों भाभियों से माफी मांगने लगती है। आप दोनों मुझे माफ कर दो। आप दोनों के बीच में आज जो दरार आई है वो सब मेरा किया हुआ है। मैंने ही बबीता भाभी को शीला भाभी के खिलाफ भड़काया था क्योंकि मुझे शीला भाभी नहीं पसंद, क्योंकि उनकी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते थे। काजल, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तेरे दोस्त तेरा मजाक बनाते थे सिर्फ इसलिए तूने 2 दोस्तों के बीच में दरार डाली थी और साथ ही साथ इस घर की खुशियों को रौंद डाला। इसमें सिर्फ काजल की गलती नहीं, गलती मेरी भी है। शीला मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे काजल की बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ कर दे शीला। नहीं बबीता, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं। मेरे लिए यही काफी है। उस दिन दोनों दोस्त के बीच की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं और अब काजल भी सुधर जाती है और पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अपने छोटे से मायके से आकर बड़े ससुराल में जाना पड़ रहा है। बस भगवान जी आप मेरा साथ देना, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूं। अरे बहू, तू क्या सोच रही है और तूने घूंघट क्यों करा है? चल कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुझे इस घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम दोनों बच्चे आराम करो। जी माँ जी। फिर बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरे में आते ही अनाज की बोरी से अंबिका फिसल जाती है। अंबिका, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, ये अनाज की बोरी यहीं पर रखी हुई है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ विवेक, लेकिन हमारे कमरे में दाल चावल की बोरी क्यों रखी है? दुल्हा दुल्हन के कमरे में भी कोई ये सामान रखता है क्या? अरे यार क्या बताऊं, हमारे घर में इतना अनाज भंडार है कि रसोई में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मेरे कमरे में भी रख दिया। ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं और फिर अगले दिन नहा धोकर अंबिका, आज की पहली रसोई का खाना मैं बनाऊंगी, माँ जी भी उठ चुकी हैं। ये कहकर अंबिका अपने सास के कमरे में जाती है तो उसे वहां भी 2-3 गेहूं की बोरियां दिखाई देती हैं, जहां आसपास गेहूं भी बिखरा हुआ पड़ा था। और ऐसे ही अपने देवर और ननंद के कमरे में भी जाती है, वहां भी उसे 2 अनाज के कट्टे दिख जाते हैं। फिर वो रसोई में आती है, जहां बड़ी सी रसोई में सारा अनाज का भंडार, बोरियां, इतनी सारी सब्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है?
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा था मेरी रसोई छोटी होगी, इसीलिए रसोई का सामान कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, सबके कमरे में 2-3 अनाज की बोरियां पड़ी हैं और रसोई ये तो इतनी बड़ी होकर भी भरी हुई है। यहाँ का हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसा कहकर अंबिका अपनी पहली रसोई करती है। बहू, तुम्हें खाना बनाने की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे यहाँ हमारी रसोई इतनी बड़ी है कि कमरे छोटे पड़ जाते हैं। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बनाकर आ जाऊंगी। लेकिन माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रसोई इतनी बड़ी है फिर भी सबके कमरे में अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं, ऐसा क्यों? कोई मेहमान आ गया तो खाएंगे पिएंगे कैसे? कौन लेने जाएगा? दोनों बेटे काम में व्यस्त होते हैं ना, और फिर राशन इतना आता है कि हम सामान लेकर भर देते हैं। ठीक है माँ जी। ये कहकर अंबिका पहली रसोई में छोले, पूरी, हलवा, खीर बनाकर ससुराल वालों को परोसती है, पर ससुर खाना देखते ही कहता है, बहू ये तूने क्या बनाया है? सिर्फ इतना सा खाना? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तूने सिर्फ 3-4 चीज क्यों बनाई है? कम से कम 7-8 चीज तो बनाती। जा कुछ और भी बना कर ले आ। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, रसोई में खाना और रखा है, ये कम नहीं पड़ेगा। बहू, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। हमारे घर में किसी भी टाइम 7-8 आइटम ही बनते हैं। ये नहीं कि 3 चीज बना दी काम खत्म। जा और भी चीज बना कर ला। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आता है, फिर भी वो रसोई में और पूरी, कचौड़ी, दाल मखनी, शाही पनीर बनने रख देती है। और तब तक ससुराल वाले खाना नहीं खाते। जब खाना आ जाता है उसके बाद खाना खाकर बहू को शगुन देते हैं। हे भगवान, इस रसोई को साफ करते करते और बची हुई सब्जी को दूसरे बर्तन में पलटकर मैं परेशान हो गई हूँ। इतनी बड़ी रसोई कौन बनाता है? और कमरे छोटे छोटे बना दिए हैं जिसमें इस रसोई का ही सामान घुसेड़ दिया है। 1-2 पकवान में निपटारा नहीं हो रहा, 7-8 आइटम ढकोसना है। इससे अच्छा तो मेरा मायका है, जहाँ छोटी सी रसोई में ही एक हाथ मारते ही सब साफ हो जाया करता था। अरे, मैं रसोई साफ करने आ ही रही थी और अंबिका, मैं बस हाथ धोने गई हूँ और तूने इतने में सब कुछ साफ कर दिया। क्या हुआ माँ, हम 2-3 लोग ही तो खाना खाते हैं, कितनी देर लगेगी एक जगह साफ करने में? झूठे बर्तन बाहर रख दिया और यहाँ पोंछा लगा दिया। तुझे इतने अच्छे से काम करता देख मुझे यकीन है तू अपने ससुराल को भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ माँ, अब चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। घर छोड़ो, अब अपने कमरे में चली जाती हूँ मैं। 2 घंटे हो गए इसी रसोई में मुझे। ये कहकर अंबिका कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। अपने ससुराल वालों का खाने के तीनों टाइम अलग अलग पकवान बना बना कर परेशान हो जाती थी और उसे भी ज्यादा झूठे बर्तन और रसोई को साफ करके परेशान होती थी। बहुत सफाई करने के बाद भी उसे किसी न किसी के कमरे में चूहे की कुतरे हुए अनाज की बोरी दिखती थी। कहीं से गेहूं निकल रहा होता तो कहीं से चावल या चीनी। इन्हीं को समेट कर अंबिका गुस्से में झाड़ू फेंक देती है। हद हो गई, मैं रोज रोज इस चीज को साफ करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ भाभी, आप बहुत परेशान हैं। आपके आने से पहले ये काम मैं करती थी और बहुत परेशान होती थी। आप रेस्ट कर लीजिए। शुक्रिया अवनी, इस घर में तुमने तो मुझे समझा। अंबिका आराम करने चली जाती है और शाम को जब खाना बनाने जाती है तो अवनी अपने असाइनमेंट देखकर रो रही होती है। अवनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, भाभी रो नहीं तो क्या करूं? देखना आप, रात भर जाकर मैंने असाइनमेंट बनाया था और मैंने इसे रख दिया था, पर चूहों ने आकर सब बराबर कर दिया और ये सब माँ के कमरे में अनाज रखने की वजह से हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। इस अनाज की वजह से तो मैं भी कई बार कमरे में गिरते गिरते बची हूँ। फिर अंबिका अपनी ननंद के साथ असाइनमेंट बनाने में हेल्प करती है कि कुछ देर बाद सास ससुर के खाने को लेकर आवाज आ जाती है। फिर से अंबिका को रसोई में 5-6 पकवान बनाने पड़ते हैं। यार, कितना खाना बनाना पड़ता है। घर पर तो मैं झटपट से बना लिया करती थी। अरे अंबिका, 10 मिनट पहले ही मंगल बाजार गई थी और तूने इतनी जल्दी एक ही चूल्हे पर दाल चावल भी बना दिए। बड़ा तेजी से काम कर रही है। माँ, हम 3 लोग, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। एक ही पतीले में मैंने जुगाड़ से दाल चावल बनाने रख दिए थे और ऊपर प्लेट रख दी, जिससे खाना जल्दी बन गया और तैयार भी हो गया। सही है, ऐसे ही अपने ससुराल में भी काम करना, तेरी सास तुझसे बहुत खुश होगी। सबको खाना देने के बाद अंबिका कहती है, ये ऐसे लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते इतना करने पर भी। लीजिए माँ जी, पापा जी, रवि तुम भी खाना खा लेना। मैं अवनी का खाना कमरे में ले जा रही हूँ, वो काम कर रही है। ठीक है भाभी। फिर अंबिका कमरे में जाकर अवनी को खाना खिलाती है, साथ ही उसका काम करने में मदद भी करवाती है। अगले दिन रवि अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जहां उसके सारे कपड़े कमरे से बाहर एक कबर्ड में पड़े थे और वो उसे ढूंढ रहा था।
अरे यार, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। न मेरी सॉक्स मिल रही है, न टाई, और ना ही कोई रुमाल वगैरह। क्या करूं? इस बार गया मैं तो प्रमोशन तो छोड़ो, नौकरी भी गई समझो। क्या हुआ देवर जी? और आप कमरे से बाहर क्यों अपने कपड़े ढूंढ रहे हो? क्योंकि माँ ने मेरे कमरे में इतनी अनाज की बोरी रखी है कि मैंने डर के मारे कपड़ों को ही बाहर निकाल दिया, और अब मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से लेट हो रहा है वो अलग। सच में इस चीज से तो मैं भी परेशान हूँ। ऐसा करो, तुम अपने भाई की टाई और जुराब ले लो, मैं इस अलमारी को लगा दूंगी। थैंक यू भाभी। अंबिका अपने देवर को अपने पति के जुराब, टाई, रुमाल देती है, जिसके बाद वो अपनी मीटिंग को टाइम पर अटेंड कर लेता है और अंबिका उसकी अलमारी को ठीक करती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नई साड़ी निकालने जाती है कि वो उसे भी कुतरी हुई मिलती है और गुस्से में अपने सास ससुर के पास जाकर वो कहती है, बस माँ जी, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह पाऊंगी। जहाँ देखो वहाँ दाल, चीनी, गेहूं, चावल ये सब पड़ा रहता है और चूहों ने तो आतंक मचा रखा है। देखिए, उन्होंने मेरी साड़ी को कुतर दिया, अवनी की इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को भी खराब कर दिया। आपकी इतनी बड़ी रसोई होने का क्या ही फायदा है? वहाँ पर भी सारा राशन भरा हुआ रहता है और सबके कमरे में भी राशन भरा हुआ रहता है। उल्टा काम कर रखा है आपने, और सबके कमरे छोटे हैं। आपको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? बताइए, आपने इस घर में सबसे बड़ी रसोई क्यों बनवाई है जब वहाँ सामान ही नहीं आ पाता? बहू, तेरे गुस्से को और तेरी परेशानी को मैं अच्छे से समझ रही हूँ, और जहाँ तक रसोई बड़े होने की बात है तो वो इसीलिए क्योंकि तेरे चाचा ताऊ पहले इसी घर में खाना खाते थे, इसीलिए बड़ी रसोई बनवाई थी। लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। हमारा राशन भी बड़े फैमिली के हिसाब से आता है, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अनाजों को इकट्ठा करके इधर उधर कमरों में रखना पड़ता है। लेकिन अब से मैं राशन लाना छोड़ दूंगी और जितना होगा कम ही मंगवाया करूंगी। माँ जी, मैंने इस तरीके से आपसे बात की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन राशन थोड़ा कम हो जाएगा ना तो ही सही रहेगा। अपने कमरे में कोई भी ठीक से नहीं रह पाता, आप भी नहीं रह पा रही होंगी। हम छत पर भंडार कक्ष बनवा लेते हैं जहाँ सारा अनाज एक साथ रखा जाएगा, फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तभी से छत पर एक बड़ा सा स्टोर रूम बनवा दिया जाता है जहां घर का सारा अनाज रखा जाता है। सबको अपने कमरे में जगह भी मिल जाती है और अंबिका खुशी खुशी अपने ससुराल में ढंग से खाना भी बना पाती है।